तो आइए देखते हैं कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या है। इसको HDFS भी कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी कोई फाइल सिस्टम यूज़ किया है, तो द मोस्ट लाइकली आंसर इज़ यस। क्योंकि अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हर ऐसा सिस्टम जो कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर iOS या एंड्रॉयड है, कंप्यूटर के ऊपर विंडोज़ या लिनक्स या मैक है, तो इन सब के अंदर आपने कोई ना कोई फाइल सिस्टम ज़रूर यूज़ किया होगा। तो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम या HDFS जो है वो हडूप का फाइल सिस्टम है। तो व्हाई डूड वी नीड अनदर फाइल सिस्टम? तो फाइल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो अगर हम लोग फाइल सिस्टम को के बगैर चीज़ों को देखें तो हमारे पास जो भी फाइल स्टोर होंगी वो एक बहुत ही एक पाइल ऑफ पेपर की तरह का बहुत बड़ा सा एक डेटा सेट होगा। हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पर कोई चीज़ कोई फाइल ख़त्म हो रही है या कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ पे ख़त्म हो रही है और अगली सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन शुरू हो रही है। तो अगर हम लोग पाइल ऑफ पेपर वर्सेस बुक्स की एनालॉजी को लेकर चलें, हम लोग इसको अगर एक कॉन्सेप्ट के तौर पे देखें, तो अगर मैं आपको कहूँ कि इस बुक के 35वें चैप्टर के ऊपर जाएं या 445वें नंबर सफ़े पे जाएं, तो अगर आपके पास बुक फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप काफ़ी जल्दी से उसकी इंडेक्स या कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स को देख के रिक्वायर्ड जगह पर पहुंच सकते हैं। जबकि अगर वही इन्फॉर्मेशन इन सारी बुक्स की बाइंडिंग ख़त्म कर दी जाए और इनको एक पाइल ऑफ पेपर के तौर पे आपको दे दिया जाए तो आपको वही काम करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो सिमिलरली हमें फाइल सिस्टम्स की ज़रूरत होती है अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, चीज़ों तक जल्दी पहुंचने के लिए। तो एक जो टिपिकल फाइल सिस्टम है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है कि एक फाइल सिस्टम आपको इस चीज़ का कंट्रोल देता है कि एक डेटा स्टोर कैसे होगा और फिर उसको रिट्रीव कैसे किया जाएगा, या ये भी कहा जा सकता है कि उसके पास हर डेटा को वहाँ कहाँ स्टोर किया गया और उसको वहीं से लेके आना है दोबारा, ये इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि मेटा डेटा अबाउट द फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो ऑब्वियसली फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इवन अगर आपके दफ्तर में कागज़ भी हों तो आप उन कागज़ों को फोल्डर्स में रखते हैं, फिर उन फोल्डर्स को किसी शेल्फ पे रखते हैं, फोल्डर्स के अंदर भी डिवाइडर्स लगाए जाते हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है। तो इसी तरह जो मेटा डेटा होता है वो इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि वो डेटा के बारे में डेटा होता है। आपने कभी अगर अपनी कोई फाइल राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया हो तो उसमें फाइल की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, मसलन कि ये कब क्रिएट हुई, कब अपडेट की गई, इसका साइज क्या है, ये किसने क्रिएट की, उस यूजर का क्या नाम था, तो इसको मेटा डेटा कहते हैं। तो किसी भी फाइल सिस्टम का एक और फंक्शन ये होता है कि वो आपकी फाइल्स और फोल्डर्स जिसके अंदर आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड है उसके मेटा डेटा को मेंटेन रखे। तीसरे नंबर के ऊपर फाइल सिस्टम आपको अपनी फाइल्स और फोल्डर्स के ऊपर परमिशंस और सिक्योरिटी की फीचर्स देता है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि इसके बगैर कोई भी किसी भी फाइल को देख सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। तो इसलिए परमिशंस और सिक्योरिटी का फंक्शन भी एक फाइल सिस्टम के फंडामेंटल फंक्शंस में से एक है। उसके बाद फाइनली मैनेज करना, जो भी आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी है उसको एफिशिएंटली, मतलब कि आपके पास अगर एक GB ऑफ स्टोरेज है और आप उसके ऊपर 1.5 GB की फाइल्स रखना चाह रहे हैं तो वो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें से अगर आप 1.5 GB में से 1 GB की फाइल्स को एफिशिएंटली उसके ऊपर स्टोर कर सकें, इन केस के आपकी फाइल को छोटे पार्ट्स में तोड़ के रखा जा सके। अगर एक ही बड़ी फाइल है 1.5 GB की तो ऑब्वियसली वो तो स्टोर नहीं हो पाएगी, लेकिन उसमें से 1 GB को अगर आपके पास छोटी फाइल्स भी हैं तो 1 GB सम ऑफ 1 GB ऑफ पार्ट ऑफ दोज फाइल्स उनको स्टोर करना और एफिशिएंटली स्टोर करना ताकि आप उनको दोबारा से रिट्रीव भी करके देख सकें। तो इसके बाद having seen the functions of a basic files or a typical file system, let's have a look at different file systems जो कि अभी हम लोग काफ़ी हम में से बहुत सौ ने काफ़ी कॉमनली यूज़ भी किए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक लेगेसी FAT32 फाइल सिस्टम है और एक अब मोर रिसेंट NTFS फाइल सिस्टम है। तो इसकी ये जो इसकी मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिफाइन की हैं वो मैं सब फाइल सिस्टम्स की दिखाता जाऊँगा। तो आई एक्सप्लेन दीज वंस और फिर अगलों के ऊपर हम आप इनको खुद ही देख सकते हैं। तो इसके ऊपर लिमिटेशंस क्या हैं? FAT32 जो पुराना फाइल सिस्टम था उसके ऊपर एक इंडिविजुअल फाइल 4 GB से बड़ी नहीं हो सकती थी, और जो एक वॉल्यूम है मतलब कि एक पार्टीशन आपकी हार्ड ड्राइव की वो 32 GB से बड़ी नहीं हो सकती थी। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी पुराने दिनों की बात थी।
अब तो टेराबाइट्स में आपकी हार्ड ड्राइव्स होती है। तो NTFS जो कि नया फाइल सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, वो 16 एक्साबाइट फाइल साइज को सपोर्ट करता है और 16 ही एक्साबाइट का वॉल्यूम लिमिट भी सपोर्ट करता है। इसमें एक एक्सपीरियंस अगर आप में से किसी को हो चुका हो, मेरे साथ हो चुका है, कि अगर आप अपनी USB ड्राइव को फॉर्मेट कर रहे हैं और उसको आपने गलती से FAT32 का नाम दे दिया है और उसके ऊपर फिर आप 4GB से बड़ी कोई DVD कॉपी करना चाह रहे हैं या फिर कोई इंस्टॉलेशन की फाइल है जो कि 8-10 GB की है, तो वो आपको एक सिंगल फाइल 4GB से बड़ी क्रिएट नहीं करने देगा। तो अगर आप उसको फिर रीफॉर्मेट करके NTFS का बना लें तो वो फिर आपको कॉपी करने देगा। अगर हम लोग एप्पल की तरफ देखें तो ये एक हायरार्किकल फाइल सिस्टम है इसका, जो कि HFS कहलाता है, पुराना सिस्टम है इनका वो भी, और उसका जो नया वर्जन है वो HFS प्लस कहलाता है। आईपॉड जिस ज़माने में आए थे उस ज़माने से HFS प्लस जो था वो एप्पल का फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ था। इसकी भी फाइल और वॉल्यूम लिमिट्स जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनली लिनक्स के अंदर हमारे पास ext3 पुराना सिस्टम है, उसके बाद फिर हमारे पास ex4 आया और उसके बाद हमारे पास XFS आ चुका हुआ है, और इनकी भी आप फाइल और वॉल्यूम लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन लाइट ऑफ दिस, अगर हमारे पास ये सारे डिफरेंट फाइल सिस्टम्स मौजूद हैं अक्रॉस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो व्हाई डिड वी नीड अनदर फाइल सिस्टम HDFS के नाम से? तो इसको समझने के लिए हम लोगों को ज़रा रिविजिट करना पड़ेगा एक डायग्राम जो कि हम पहले भी एक दो दफ़ा देख चुके हुए हैं, कि हमारा एक क्लस्टर है बिग डेटा का जिसके अंदर मल्टीपल नोड्स हैं, और उन मल्टीपल नोड्स के अंदर जो हार्ड ड्राइव्स मौजूद हैं उनके ऊपर हम लोग अपना डेटा ब्लॉक्स में तोड़ के स्टोर करते हैं और फिर हम उसको रेप्लिकेट भी कर देते हैं कि एक नोड 1 में एक ब्लॉक स्टोर हुआ और उसको हमने 2 जगह पर और रेप्लिकेट भी कर दिया फॉर हाई अवेलेबिलिटी, ताकि इन केस अगर नोड 1 डाउन हो जाए तो हम लोग वहीं डेटा कहीं और से सर्व कर सकें। तो जो इंडिविजुअल नोड है, जैसे इस डायग्राम के केस में नोड 1 के पास जो ब्लॉक स्टोर है वो लोकल फाइल सिस्टम को यूज करते हुए स्टोर किए गए हैं। HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है वो लोकल फाइल सिस्टम को ही यूज करता है फॉर फाइल स्टोरेज पर्पसेस। तो नोड 1 को अपने पास स्टोर्ड फाइल्स का सिर्फ पता है, उसको नोड 2 में क्या फाइल स्टोर्ड है इस चीज का नहीं पता। तो HDFS की एक और प्रॉपर्टी ये है कि हम लोग जो ब्लॉक साइज है इसको डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली डिफॉल्ट 128 मेगाबाइट्स होता है, और एक फाइल अगर आप फर्ज करें 5 GB की दे देंगे तो वो 5 GB की फाइल के 128 मेगाबाइट्स के छोटे छोटे ब्लॉक्स तोड़ के बनाएगा और फिर उनको मल्टीपल नोड्स के क्रॉस स्प्रेड करके और फिर रेप्लिकेट करके स्टोर करेगा। तो इंडिविजुअल नोड को अगर आप फिर फर्ज करें क्वेरी करना चाहते हैं, उस पूरी 5 GB ऑफ फाइल को कॉल करके उसके ऊपर कोई डाटा एनालिटिक्स करना चाहते हैं, तो नोड 1 के पास अगर उस 5 GB ऑफ फाइल के सिर्फ 2 ब्लॉक्स पड़े हैं तो उसको नहीं मालूम कि बाकी ब्लॉक्स कहाँ पड़े हैं। उसके ऊपर जो लोकल फाइल सिस्टम चल रहा है उसको सिर्फ अपनी फाइल्स के बारे में मालूम है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है वो क्योंकि क्लस्टर लेवल ऑपरेट कर रहा होता है, तो उसके पास सिर्फ ये कैपेबिलिटी है कि वो इस सारी इंफॉर्मेशन को, उसके सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा करके उनके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके। तो हडूप HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं, इनको क्विकली देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस तरह कि हम लोगों ने देखा कि वो चीजों को ब्लॉक्स में तोड़ सकता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके क्लस्टर के ऊपर रख सकता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। एक फाइल को ब्लॉक लेवल के ऊपर हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, हमें पूरी की पूरी फाइल किसी एक जगह पे स्टोर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब हम लोग उसको ब्लॉक्स में तोड़ के रखते हैं और हम उसको रेप्लिकेट भी कर देते हैं डिफरेंट फिजिकल नोड्स के ऊपर, तो अगर एक ब्लॉक फेल होता है तो हमारे पास फेलियर की रिडंडेंसी भी है, हम लोग फेलियर्स हैंडल कर सकते हैं HDFS को यूज करते हुए। उसके बाद हमारे पास स्केलेबिलिटी है, मतलब कि अगर हम लोग स्टार्ट करना शुरू कर, हम लोग 2 या 3 नोड से अपना क्लस्टर बनाते हैं और हमारे पास उसके अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी फुल हो गई है, तो हम लोग और डेटा नोड्स ऐड करके अपना क्लस्टर स्केल अप कर सकते हैं और HDFS सीमलेसली नई नोड्स के साथ नई नोड्स के ऊपर स्केल हो जाएगा और उसकी स्टोरेज को यूज करना शुरू कर देगा। फाइनली ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि हम लोग कमोडिटी हार्डवेयर के ऊपर ये सारा कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो हमारी कॉस्ट काफी लो रहती है रिलेटिवली। इस स्लाइड के ऊपर मैं क्विकली एक कॉन्सेप्ट को रिविजिट करना चाहूंगा। जब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के चैलेंजेस को देखा था, तो अगर आप हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बेनिफिट्स को देखें तो ये काफी क्लोजली उन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करने में हमें हेल्प करते हैं।
इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग कुछ HDFS की कमांड्स और कुछ हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस करके देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।